हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन की फर्स्ट यूनिट हम करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मोशन आपको पता है, रिलेटिव मोशंस होती हैं। तो वो कैसे डिफाइंड होती है, जैसे कि हम क्या कह देते हैं कि ए पॉइंट पे कोई कार है, वो ए से बी में कोई कार या पर्सन जा रहा है, तो उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कार ने कितनी डिस्टेंस करी या कहाँ से कहाँ गई, इसको पता लगाने के लिए आपके पास कुछ पोजीशन होनी चाहिए। आपके पास इनिशियल पोजीशन भी होनी चाहिए, प्रारंभिक स्थिति भी होनी चाहिए और फाइनल होगी। तभी आप बता सकते हो कि कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन या कार या कुछ भी वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। उसके लिए आपके पास उसकी पोजीशन होनी चाहिए। यानी कि आप अगर कोई दो पॉइंट वैसे ही हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, आप ये एक्स डिस्टेंस आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको पता ही ना हो कि कार ने कहाँ से चलना शुरू किया था और कहाँ पर चलना रुका। मतलब आपको जब पोजीशन नहीं पता तब तक आप एक्यूरेट डिफाइन नहीं कर सकते कि मोशन कहाँ से कहाँ हुई। यानी कि किसी भी चीज़ की पोजीशन को पता लगाना ज़रूरी है अगर उस मोशन को डिफाइन करना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी यही यूज़ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करता है, एक ऐसा रेफरेंस मतलब कुछ रेफरेंस करना, कि मतलब ये क्या है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी पार्टिकल की स्थिति को बता सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ है। सिस्टम आप कोई भी ले सकते हो, अर्थ भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर सकता है, या फिर कुछ भी, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आपके लिए मैं भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर सकती हूँ कि मेरे से दूर, मान लो ये मेरे से, ये स्टिक जो है ये मेरे से कितनी डिस्टेंस पे है, तो मुझसे आप देख रहे हो तो मैं भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर सकती हूँ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है, वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिसमें हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको पता है जिसमें हम किसी की पोजीशन एक्स वाई जेड में बता सकते हैं। पोलर में आपको पता होगा आर थीटा और फाई में बता सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के और भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। यानी कि ये क्या है, कार्टेशियन कार्तीय निर्देश तंत्र होता है जिसमें हम क्या पोजीशन को एक्स वाई जेड में बताते हैं, और पोलर मतलब ध्रुवीय है। आर थीटा और फाई की फॉर्म में जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं तो वो ध्रुवीय है। तो निर्देश तंत्र क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की, किसी भी कण की, किसी भी पार्टिकल की स्थिति जिसके रिस्पेक्ट में हम बता पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र में भी देखो क्या, स्थिति दिखाने के लिए हमारे पास कोई निर्देशांक होने चाहिए, कोई कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो उसके लिए कार्टेशियन यानी कि कार्तीय लिया जा सकता है, जिसमें हम क्या, किसी की भी पोजीशन को एक्स वाई और जेड में बताते हैं। पोलर जिसमें हम आर थीटा और फाई में बताते हैं। वैसे स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये आप अपनी पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह, इसको आप ब्रीफ नॉलेज आप ले सकते हो। आपकी मैथ्स में एक थर्ड पेपर है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें आपको इनके बारे में पता चल जाएगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या है और ये पोलर क्या है, किस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, या जो भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो निर्देश तंत्र मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा सिस्टम जिससे हम किसी भी कण की स्थिति को दिखा सकते हैं, तो वो होता है निर्देश तंत्र। बेसिकली हम क्या है, सिंपल जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो हम एक्स वाई और जेड फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ जाता है बाकी के कंपैरिजन में। तो देखो, अगर किसी की भी पोजीशन बतानी है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए आपके पास कोई एक मूल बिंदु होना चाहिए। तो मैंने क्या, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है एस, ये क्या है, एक निर्देश तंत्र का काम कर रहा है, जिसको मैंने कहा उसका ओरिजिन जो है, मूल बिंदु है ओ, एक्स वाई और जेड क्या है, इसके एक्सेस है। ऐसा ही होता है अगर आप किसी की पोजीशन डिफाइन करते हो और मान लिया कि पी पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल पड़ा है,
तो देखो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से यहाँ पर क्या है, कोई एक ऑब्जर्वर, कोई प्रेक्षक होता है जो कि ऑब्जर्व करता है कि इस पार्टिकल की क्या पोजीशन है। तो इस ओरिजिन से उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, आप एक्स वाई जेड मान सकते हो कि यहाँ से मान लो इसको कैपिटल में ले लो, चलो तो मान लो कि यहाँ से एक्स एक्सिस से तो वो स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है, वाई से स्मॉल वाई और जेड से स्मॉल जेड डिस्टेंस पे है। तो क्या हुआ, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में मैंने क्या किया, किसी पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर दी कि वो एक्स वाई जेड डिस्टेंस पे है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या है, मूव कर सकते हैं। जैसे मैं चल रही हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट अगर आपने स्टिक का देखा तो मेरे चलने से इसकी पोजीशन अलग हो रही है, तो मेरे चलने से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा भी आ सकता है जो कि किसी वेलोसिटी से मूव भी करे। या फिर अगर मैं रुकी हुई हूँ तो इसकी पोजीशन आपके पास डिफाइंड है कि बस एक्स वाई जेड डिस्टेंस पे, पर मेरे चलने से पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक तो वी जो है वो जीरो हो, यानी कि जो रेफरेंस है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चल नहीं रहा है, स्टेबल है। और दूसरा क्या है, वी क्या है, कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा हो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको क्लियर होगा कि वो क्या होता है, कि एक ऐसा सिस्टम जिससे हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका ओरिजिन मैंने मान लिया ओ, और एस कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसपे कोई आर डिस्टेंस पे मान लो एक पी पॉइंट पे कोई पार्टिकल पड़ा है, कोई कण पड़ा है, तो उसकी स्थिति में कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, एक्स वाई जेड से। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स लो तो आर थीटा और फाई की फॉर्म में निकाल सकते हो, लेकिन हम एक्स वाई जेड वाला कार्टेशियन लेंगे क्योंकि ये इजीएस्ट पड़ जाता है आपके लिए भी। तो देखो अब हम पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप कितने हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र जो है वो दो टाइप का होता है। वो जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट और पोलर बताए थे वो उसके एग्जाम्पल होते हैं कि पोजीशन को आप अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिखा रहे हो तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई जेड यूज कर लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोलर ले रहे हो तो आर थीटा फाई ले सकते हो। तो वो उसके एग्जाम्पल थे। तो टाइप जो है ये दो टाइप के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तो होता है इनर्शियल, इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्व, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, अजड़त्वीय। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप के हैं, एक तो जड़त्वीय, एक अजड़त्वीय। तो देखो जड़त्वीय क्या होता है, सबसे पहले जड़त्वीय क्या होता है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो दो टाइप की है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, वो होते हैं जो न्यूटन के गति के नियम को फॉलो करते हैं। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के गति के नियम को फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं जड़त्वीय, और दूसरे को क्या बोलते हैं, इसके अपोजिट अजड़त्वीय है। तो जो इसको फॉलो ना करे तो वो कौन सा होगा, अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखो नॉन इनर्शियल क्या हुआ, न्यूटन की गति का नियम देखे तो वो क्या होता है, पहला अगर लॉ देखे तो वो क्या होता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है एफ एक्सटर्नल या बाह्य बल क्या है, जीरो। यही था न्यूटन का पहला नियम कि मोशन तब तक उसकी कंटिन्यू रहेगी या फिर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई हमने बाहर से फोर्स नहीं लगाया। अगर बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ की वैल्यू क्या होती है आपके पास, एम में ए क्या है, त्वरण मास, त्वरण और मास का मल्टीप्लाई होता है, एक्सीलरेशन इनटू मास फोर्स है, वो भी जीरो हुआ। एफ जीरो है तो एम में भी जीरो। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर भी जीरो। ए वेक्टर जीरो होने का मतलब क्या है, अगर मैं पोजीशन का दो बार डिफरेंशिएशन करूं तो वो भी जीरो, एक्सीलरेशन यही होता है। इस वाली लाइन का मतलब क्या होता है, डी आर ओवर में डी टी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अगर आप किसी कांस्टेंट का, किसी नियतांक का एक बार अवकलन करोगे तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। डी आर ओवर में डी टी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वेग जो है वो कैसा है,
जीरो है, नियत सॉरी कांस्टेंट है, नियत है। तो देखो यहाँ से एक और डेफिनेशन बन गई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या हुए? पहला तो ये होते हैं जो न्यूटन के गति के नियम की पालना करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? जड़त्वीय। दूसरा देखो तो मेरे पास क्या बना, ऐसे निर्देश तंत्र जिसपे बाह्य बल जीरो हो और उनका त्वरण क्या है? जीरो है, यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में या फिर नियत वेग से जो गति कर रहे हैं वो वाले निर्देश तंत्र भी क्या कहलाएंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। देखो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने पर v क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। वैसे ही मैं अगर देखूं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, देखो अगर अजड़त्वीय है और वो न्यूटन के गति के नियम को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब क्या है? एक्सीलरेशन जो है उसमें त्वरण जो है वो जीरो नहीं है, चाहे उस पर आपने फोर्स लगाया या नहीं लगाया वो बात की बात है। अजड़त्वीय होने का मतलब तो यही है ना, एक्सीलरेशन अगर इसमें जीरो है तो उसमें जीरो नहीं है। मतलब ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिन पे अगर आपने फोर्स नहीं भी लगाया तब भी वो आपको त्वरित गति करते हुए दिखाई दे, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर मैं देखूँ तो अर्थ देखो क्या है, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वो भी होते हैं जो घूर्णन गति करते हैं। अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के लोग। तो जो निर्देश तंत्र घूर्णन गति करते हैं वो निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। पृथ्वी भी कर रही है ना अपने एक्सिस के लोग, तो अर्थ क्या है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब देखो अर्थ मूव कर रही है, हम अर्थ के ऊपर हैं, तो उसके रिस्पेक्ट से कोई अगर दूसरे प्लैनेट से देखेगा तो उसको क्या लगेगा? हम भी मूव कर रहे हैं। इसके लिए आप देखो जैसे बस में आप कहीं जा रहे हो तो बस चल रही है, आप तो स्टेबल हो, आप तो नहीं चल रहे, लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप भी मूव कर रहे हो ना। तो वैसे ही अर्थ के रिस्पेक्ट में जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस इस चीज़ के हिसाब से, अगर अर्थ नॉन इनर्शियल है तो उसके ऊपर पड़े हुए सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी नॉन इनर्शियल होने चाहिए। लेकिन क्या है, अर्थ की वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी में चेंज बहुत ही माइनर सा होता है, बहुत ही कम चेंज होता है, जिसके कारण ऐसा सपोज किया जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हम जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, चाहे वो अर्थ के ऊपर ही क्यों ना है, वो सारे के सारे कैसे हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। यानी कि हम जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी कर रहे हैं, हम एक बार जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर स्टडी करेंगे। तो देखो एक बार मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर से बताती हूँ। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कोई कार ए से बी पोजीशन पर जा रही है, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है, जब हमें ये पता है तभी हम बता सकते हैं कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी। मतलब मोशन जो है वो रिलेटिव है। अगर मोशन को डिफाइन करना है, गति को डिफाइन करना है किसी चीज़ की, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक गई तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट पर गई हूँ, तो मैंने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, जिसको हम इजीली बता सकते हैं। मतलब मोशन को डिफाइन करने के लिए स्थिति होनी चाहिए। वैसे ही अगर किसी कण की स्थिति को डिफाइन करना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? निर्देश तंत्र का। तो निर्देश तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र होता है जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को बताया जाता है। उसके एग्जाम्पल क्या है? कार्टेशियन और पोलर। कार्टेशियन मतलब जिसमें हम स्थिति को सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में दिखा रहे हैं, पोलर जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई में दिखा रहे हैं, या जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आपके पास है उसके हिसाब से ये निर्देश तंत्र के अलग अलग और एग्जाम्पल बन जाएंगे। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पढ़ेंगे क्योंकि हम वैसे भी यही पढ़ते आ रहे हैं और ये सबसे ईजी भी पढ़ता है पढ़ने में, स्टडी के लिए। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो मैंने 3 एरोज लगाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी सिस्टम को शो करने का एक तरीका दिखाया है कि किसी सिस्टम में देखो अगर आपको किसी पोजीशन की स्पेस में कोई पार्ट, मान लो ये स्पेस में पड़ा है, ठीक है, इसकी स्थिति बतानी है, तो आप क्या इस रूम के रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड ले सकते हो। आप अपने घर पे भी देखना, रूम के रिस्पेक्ट आप 3 एक्सेस मान लो एक्स वाई और जेड, और वो जो इनका जो मिड पॉइंट होगा जिसको हम ओरिजिन बोल सकते हैं, तो उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप एक्स से वाई से और जेड से इसकी पोजीशन बता सकते हो। तो बस वो पोजीशन दिखाने के लिए ही कार्टेशियन जो सिस्टम है उसे इस तरीके से सिर्फ शो किया गया है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। सिस्टम आप ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। मेरे रिस्पेक्ट में अगर आप इसकी पोजीशन देख रहे हो तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं बनूंगी, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है,
वो किसी वेलोसिटी से मूव भी कर सकता है। जैसे मैं चल रही हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट अगर आप किसी की पोजीशन डिफाइन करना चाहते हो तो मेरे मूव करने से बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो रेफरेंस ही रहेगा, लेकिन हाँ वो गति कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर कांस्टेंट नहीं है तो वो एक अलग बात है। तो मैंने क्या किया, ये कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया जिसकी वेलोसिटी मैंने ले दी 0, यानी कि ये जो है ये कैसा है, रेफरेंस जो है ये हमारा निर्देश तंत्र कैसा है, रेस्ट पर है, विरामावस्था में है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लिया कि यहाँ पर कोई एक कण स्थित है जिसको मैंने दे दिया कि बिंदु P है, जहाँ पर कोई एक कण स्थित है तो मैंने कह दिया कि बिंदु P जो है इस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से r दूरी पर है। r सिर्फ मैंने एक दूरी ली है। तो देखो इसकी अगर मैं निर्देशांक देखूं तो मान लिया कि x से तो वो x डिस्टेंस पे है, x एक्सिस से, y एक्सिस पे क्या है वो y डिस्टेंस पे है, z देखो 3D है वो बाहर की ओर होगा, हम तो यूं ही शो कर सकते हैं, और z से वो क्या है स्मॉल z डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से मैंने किसी कण की एक स्थिति डिफाइन कर दी। तो निर्देश तंत्र का बेसिक यूज भी यही है, किसी की भी पोजीशन को डिफाइन करना। मेरे हिसाब से निर्देश तंत्र क्या है अब तक आपको पता चल गया होगा, क्या है, किसी कण की स्थिति को डिफाइन करने के लिए जो सिस्टम है वही एक निर्देश तंत्र है। और फिर दूसरी बात, निर्देश तंत्र जो है वो कितने टाइप के होते हैं। निर्देश तंत्र जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक जड़त्वीय और दूसरा अजड़त्वीय। तो जड़त्वीय क्या है, ऐसा निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम को फॉलो करता है। न्यूटन का अगर मैं पहला गति का नियम देखूं तो वो क्या है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया गया। तो मैंने देखा कि मैंने बाह्य बल 0 कर दिया अगर मैं न्यूटन की गति के नियम को फॉलो करवा रही हूँ। तो अगर देखो बाह्य बल 0 है तो जो त्वरण होगा वो भी 0 होगा। त्वरण को मैं d2r ओवर में dt2 लिख सकती हूँ। अगर ये 0 है इसका मतलब क्या हुआ, dr ओवर में dt की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, वेग होता है। इसका मतलब वेग नियत है। तो ऐसे निर्देश तंत्र जिनके ऊपर बाह्य बल अनुपस्थित हो या फिर वो नियत वेग से गति कर रहे हैं, तो ऐसे निर्देश तंत्रों को क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर मैं देखूं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र तो बिल्कुल इसका अपोजिट, जो न्यूटन के गति के नियम को फॉलो नहीं कर रहे, या फिर ऐसे निर्देश तंत्र जिनका एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है, त्वरण बदल रहा है। त्वरण का बदलने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है। अगर वेलोसिटी नियत नहीं है तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कि जो नियत वेग से गति नहीं कर रहे या फिर उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने के बावजूद भी वो आपको एक्सिलरेटेड ही दिखाई दे रहे हैं, त्वरित गति करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे निर्देश तंत्रों को बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। या फिर ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम को फॉलो नहीं करते वो भी क्या कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अर्थ क्या है, घूर्णन गति करें तो जो निर्देश तंत्र किसी एक्सिस के अलोंग घूर्णन गति करते हैं वो वाले भी क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल कहलाते हैं। यानी कि अर्थ नॉन इनर्शियल है, अजड़त्वीय, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हम जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं उनको हम जड़त्वीय ही मानेंगे। तो इतना आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अब हम देखते हैं कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, पोजीशन वेक्टर देखते हैं। मान लिया कि मैंने कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं हमेशा ऐसे ही शो करूंगी, कोई एस डैश या अलग अलग नाम दे देंगे वो अलग बात है। तो मैंने मान लिया कि कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है जिसका मूल बिंदु या फिर ओरिजिन क्या है, ओ है, ओरिजिन होगा तभी आप किसी की पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर, इसका क्या बनेगा, पी पार्टिकल का। पी पे जो पार्टिकल है, देखो स्थिति सदिश क्या होगा, हम क्या कर रहे थे, कोई पॉइंट P ले रहे थे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ये पॉइंट P ओरिजिन से स्मॉल r डिस्टेंस पे ले रहे थे, कोऑर्डिनेट ले लिए x y z, यही कर रहे थे अब तक। अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखूं, पोजीशन वेक्टर है तो स्थिति सदिश देखूं तो वो क्या हो जाएगा, ये आप सबने पढ़ा होगा अपने वेक्टर वाली बुक में, 11th में वेक्टर आपके पास लगता है। तो देखो उसके हिसाब से मान लिया कि x एक्सिस के लोग, मानना कि आपको पता ही होगा कि x अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होता है, i कैप, y के अनुदिश j कैप, z के अनुदिश k कैप। तो अगर मैं इसकी स्थिति देखूं, पोजीशन वेक्टर देखूं तो वो क्या होता है, x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप
यही होता है। तो ये क्या हुआ इसका पोजीशन वेक्टर, ये आप सबने पढ़ा भी होगा। वैसे ही अगर मैं देखूं वेलोसिटी वेक्टर, वेग सदिश देखूं, तो देखो वेग सदिश क्या होगा, स्मॉल v, वो क्या होता है डी आर वेक्टर ओवर में डी टी, डी टी का तो वेक्टर नहीं आएगा ना, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा डी ओवर में डी टी, आर वेक्टर की वैल्यू क्या है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से अगर मैं वेग देखूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी डी एक्स ओवर में डी टी का आई कैप प्लस जे कैप डी वाई ओवर में डी टी प्लस के कैप डी जेड ओवर में डी टी। देखो डी एक्स बनेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ, है तो ये वेग एक्स का है तो मैंने इसको लिख दिया वी एक्स। सिमिलरली वाई वाले को वी वाई और जेड वाले को वी जेड। तो अगर मैं वेलोसिटी देखूँ तो वो क्या बन जाएगा, ये न्यू बन गया था वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो ये क्या हो गया इसका, किसी भी पोजीशन पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई पार्टिकल है, ये उसका स्थिति सदिश, ये उसका वेग सदिश। वैसे ही अगर त्वरण देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर देखें हम, वेक्टर लगा देना, तो देखो त्वरण क्या आएगा, त्वरण को आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल्स टू डीवी वेक्टर ओवर में dt, या फिर डी स्क्वायर आर वेक्टर ओवर में डी टी स्क्वायर, या d2 बोल दो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से देखो त्वरण क्या आएगा, v वेक्टर की वैल्यू क्या है वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे ही मैं इसको एक्सेलरेशन त्वरण की फॉर्म में लिखने के लिए लिख देती हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये क्या हुआ हमारा त्वरण सदिश। हमने क्या किया है, किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई पॉइंट पी पे कोई पार्टिकल ले लिया जो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है, हमने उसकी स्थिति सदिश और वेग सदिश और त्वरण सदिश निकाला है। तो देखो अभी हम करते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण के हम दो केस लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कोई दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, एक की पोजीशन हमें पता है एक्स वाई जेड। निर्देशांक रूपांतरण का मतलब क्या है कि किसी दूसरे फ्रेम में हम जो हमने, मैं एक बार आपको बताती हूँ, पहले हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। इसमें हम दो केस लेंगे, एक तो लेंगे व्हेन फ्रेम इज एट रेस्ट, मतलब v जो है वो क्या है 0 है। अगर रेस्ट में है मतलब v क्या है 0 है, सॉरी कांस्टेंट है, चलो 0 ले लो, कांस्टेंट होगा तो वो मूव तो करेगा ही। जब निर्देश तंत्र विरामावस्था में है, विरामावस्था का मतलब वेग क्या है 0 है। तो दो केस ले रहे हैं। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। तो पहले मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया S, जिसका ओरिजिन ले लिया O, इसके एक्सेस ले लिए x y और z। इसी के रिस्पेक्ट कोई एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया S डैश पड़ा है, जिसका ओरिजिन मैंने ले लिया O डैश, ये S डैश है, डैश डैश के लिए मैंने इसके सारे जो एक्सेस है वो डैश पे ले लिए। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लिया कि कोई पॉइंट P है, उसकी यहाँ से वो r डिस्टेंस पे है, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ये डिस्टेंस एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, इसको मैंने बोल दिया r0, वेक्टर में आएगा, वेक्टर लगा देना। देखो ये कांस्टेंट क्यों हुई, r0 जो है वो नियत डिस्टेंस क्यों है, एक कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि s का वेलोसिटी भी कैसी है 0 है और s डैश की वेलोसिटी भी 0 है, इनके ऊपर वेक्टर लगा लेना। अगर देखो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेग 0 है तो ये डिस्टेंस जो है दोनों के ओरिजिन के बीच
ये तो चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब आर नोट जो है वो कांस्टेंट है। अब मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मान लिया एस के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट पी देख रही हूँ, तो एस के रिस्पेक्ट मान लिया कि ये आर डिस्टेंस पे है। आर इसलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ पर डैश नहीं लगाया। तो देखो यहाँ पर इसके निर्देशांक देखूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। वैसे ही मैंने मान लिया कि दूसरे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओ डैश, उसके एस डैश, उसके रिस्पेक्ट में मैंने पोजीशन देखी तो वो क्या आई, आर डैश। ये मान लिया आर डैश, डैश वाला फ्रेम था इसलिए डैश ले लिया। तो इससे अगर मैं पोजीशन देखूं तो वो मैं डैश वाली ले लूंगी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, मुझे क्या करना है, निर्देशांकों का रूपांतरण करना है। मतलब जो एक्स डैश है उसे एक्स की फॉर्म में लेके आना है, वाई डैश वाले को वाई की फॉर्म में, यानी कि डैश वाले को सिंपल विदाउट डैश में बदलना है। यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो आपने वेक्टर सम पढ़ा होगा, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है। मैं अगर पोजीशन वेक्टर निकालूं, स्थिति सदिश देखूं तो वो क्या आएगा, इस ज्योमेट्री से आपको क्या पता चल रहा है कि आर वेक्टर कैसा है, आर नोट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर, ये आप सबने पढ़ा होगा। देखो अगर हम यहाँ पर लगाएं वेक्टर सम लगाएं तो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, आर नोट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर के। अगर मुझे क्या कर रहे हैं, डैश वाले को विदाउट डैश में बदलना है, यानी कि कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो डैश वाले को विदाउट डैश में बदलने के लिए मैंने इसको यूं लिख सकती हूँ, आर वेक्टर माइनस आर नोट। आर नोट हमारे पास कैसा है, एक फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों निर्देश तंत्र स्थिर हैं। तो देखो ये तो हमारे पास आ गया क्या, स्थिति सदिश। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अब मैं निकालती हूँ वेग सदिश, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर देखो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन पोजीशन का। तो मैं अगर इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूं, अवकलन करूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, डी आर डैश वेक्टर ओवर में डी टी इक्वल्स टू डी आर वेक्टर ओवर में डी टी माइनस डी आर नोट वेक्टर ओवर में डी टी। यही बनेगा इस इक्वेशन का अवकलन। अब देखो आर नोट हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब उसका अवकलन कैसा हो जाएगा, 0 होगा। अगर किसी नियतांक का अवकलन करते हो तो वो 0 होता है। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी देखूं, v डैश डैश था, इसको u डैश लिख देते हैं, चलो v डैश पे लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u डैश इक्वल्स टू u, डैश वाले को डैश की फॉर्म में लिख दिया और विदाउट डैश को विदाउट डैश की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 2 पोजीशन वेक्टर। मतलब कि अगर कोई ओ डैश पे कोई प्रेक्षक बैठा है, वो इस पोजीशन को देखता है, कण की अगर वेग देखता है, ओ डैश से उसको यू डैश दिखता है, ओ से देखता है तो उसको यू दिखता है, यानी कि दोनों का वेग उसे क्या है, समान दिखाई देता है। वैसे ही अगर मैं त्वरण देखूं, त्वरण सदिश देखूं, तो देखो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन 2 का अवकलन होगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, त्वरण निकल आएगा, वेग का अवकलन। तो अगर मैं इसका अवकलन करती हूँ, डी यू डैश ओवर में डी टी इक्वल्स टू डी यू ओवर में डी टी, यानी कि ए डैश ओवर में इक्वल्स टू ए वेक्टर। यही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो निर्देश तंत्र रेस्ट पे है, विरामावस्था में है, तो आप क्या देखोगे, चाहे ऑब्जर्वर ओ डैश पे बैठे चाहे ओ पर बैठे है, ओ डैश पे बैठने वाले को भी त्वरण और वेग दोनों समान दिखाई देगा। लेकिन अगर हम जब इसका दूसरा केस करेंगे कि v वेलोसिटी से s डैश अगर मूव कर रहा होगा, तब क्या होगा, ये जब हम इसका केस सेकंड करेंगे वो करेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर सम का फॉर्मूला लगाया, वेक्टर सम यहाँ पर अप्लाई किया, जिससे मैंने वेग निकाल दिया और वेग से मैंने त्वरण निकाल दिया। और ओ डैश पे बैठे ऑब्जर्वर को भी वही फील हुआ कि जो त्वरण इसका वेग यू डैश है और ओ पे बैठे हुए को यू लगा, और दोनों क्या है, सेम आए। मतलब वेग में कोई भी चेंज नहीं आया, चाहे ऑब्जर्वर ओ डैश से देख रहा है चाहे ओ से देख रहा है। ऑब्जर्वर क्या होता है, प्रेक्षक जो नोट कर रहा है ये सारा इवेंट जो हो रहा है, और उसको त्वरण भी क्या लगा, सेम लगा। तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट केस, व्हेन
फ्रेम इज एट रेस्ट, यानी कि जब फ्रेम रेस्ट पे था। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे जब फ्रेम किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम जड़त्वीय निर्देश तंत्र को पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको निर्देश तंत्र क्या है, उसके कितने टाइप है, वो टाइप कौन कौन से हैं, और ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।